नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 6 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, सत्र को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है, हालांकि इसके बारे में अब आप लोग जान चुके होंगे कि एनसीईआरटी फंडामेंटल कोर्स, जो कि आपकी यूपीएससी की जो तैयारी है उसकी आधारशिला है, तो उसके लिए बायजूस एग्जाम प्रेप आप लोगों के लिए 3 महीने का निःशुल्क कोर्स चला रहा है और इसे आप लोग बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर लाइव देख सकते हैं। और दोस्तों, यह 3 सितंबर से ही चल रहा है। इसमें लाइव सेशंस, स्टडी नोट्स, साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी, इन सब बातों की चर्चा मिलेगी। तो आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, ऐप को डाउनलोड करें। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, तेलंगाना के बारे में तो जानते ही होंगे कि वर्ष 2014 में यह आंध्र प्रदेश से निकला था, यानी 2 जून 2014 को यह आंध्र प्रदेश से निकला हुआ राज्य तेलंगाना है। तो इसमें ऐतिहासिक रामप्पा मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, यह एक बौद्ध मंदिर है जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। दोस्तों, यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि यह भगवान बुद्ध को समर्पित नहीं है। रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, इसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और यह काकतीय शैली का बनाया हुआ काकतीय शैली का हिंदू मंदिर है और यह भगवान शिव को समर्पित है। कौन से भगवान? भगवान शिव को यह समर्पित है, न कि भगवान बुद्ध को। तो यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है। दोस्त, मंदिर का एक शिलालेख यही कहता है कि इसका निर्माण 1213 ईस्वी रेचारला रुद्री रेड्डी, जो काकतीय शासक गणपति देव, यानी जो 1199 से लेकर के 1262 तक थे, कि एक जनरल द्वारा किया गया था। तो रामप्पा झील के आसपास स्थित रामप्पा मंदिर परिसर, इसमें 3 मंदिर हैं, ये ध्यान रखेंगे, इसे में 3 मंदिर हैं। और यह जो है, यहाँ पर इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 1212 से लेकर के 1234 के बीच किया गया था, और जिसे वास्तुकार रामप्पा द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसके नाम पर मंदिर परिसर का नाम रखा गया। तो दोस्तों, मार्को पोलो, जो काकतीय साम्राज्य की जब हुआ करता था, तो उसमें अपनी यात्रा के दौरान इन मंदिरों की आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कहा जाता था। और दोस्तों, इसमें लाल बलुआ पत्थर और इस तरह से बेसाल्ट के बड़े कोष्टक लगे हुए हैं। तो यह जो है काकतीय वास्तुकला की एक उल्लेखनीय वेसर मंदिर निर्माण वास्तुकला थी। तो दोस्तों, यह और इसे यूनेस्को की सूची में भी डाला गया 2021 में ही, यह ध्यान रखेंगे। तो यह तीसरा कथन तो सही है और यह काकतीय वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो दूसरा तीसरा दोनों सही है, अतः आंसर क्या होगा? सी होगा। दोस्तों, इससे संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह रामप्पा मंदिर है और यह द हिंदू में आई हुई खबर है। अब बढ़ते हैं हिल्सा मछली। दोस्तों, हिल्सा कूटनीति भी कहा जाता है। दोस्तों, अपने देश से सटा हुआ पड़ोस में देश है बांग्लादेश। इसका नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। यह पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के उपरांत बांग्लादेश अस्तित्व में आया। दोस्तों, उसके बाद से ही एक मुद्दा था, वह था तीस्ता नदी विवाद। तो तीस्ता जल विवाद जो है लगातार चला आ रहा है। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच यह हिल्सा कूटनीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो यह किन दोनों 2 देश हैं? तो भारत और बांग्लादेश होगा। याद रखेंगे, अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर मैप के थ्रू देखा जाए, तो बांग्लादेश यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेपाल है, ये भूटान है, और यहाँ पर यह जो है पश्चिम बंगाल, और इस तरह से यह देख सकते हैं, तो ये पूरा बांग्लादेश है। तो इसको टच करने वाले जो राज्य हैं, याद रखिएगा, पत्री मेमिया। पत्री मेमिया का मतलब क्या होता है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। तो ये 5 राज्य बांग्लादेश को टच करते हैं। 4096.6 किलोमीटर की सीमा है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि त्रिपुरा, जो कि 3 ओर से, विच इज सराउंडेड बाई 3 साइड्स ऑफ बांग्लादेश, इसीलिए इसको त्रिपुरा कहा जाता है। तो यह बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है और इसके बीच की जो रेखा है, उसे शून्य रेखा की उपमा दी गई है, यानी जीरो लाइन टाइटल बिटवीन बांग्लादेश एंड त्रिपुरा। तो दोस्तों, यह जो कूटनीति में थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, व्हाट इज द डिस्प्यूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाटर का डिस्प्यूट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सुनिएगा कि शुरुआती दौर में दोनों देश का ध्यान जो था वह गंगा नदी,
फरक्का बांध, मेघना सुना होगा, यहीं बहती है मेघना नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बंटवारे पर केंद्रित रहा। फिर 1996 की बात है, गंगा के पानी पर हुए समझौते के बाद तीस्ता के पानी के बंटवारे की मांग ने जोर पकड़ा। और दोस्तों, इससे पहले वर्ष 1983 में ही, यानी यहां पर आप देख सकते हैं 83 में ही तीस्ता के पानी पर बंटवारे के लिए एक तदर्थ समझौता हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि 36% पानी जो है बांग्लादेश यूज करेगा, 39% पानी जो है वह भारत यूज करेगा, और 25% यहां पर आप देख सकते हैं कि अनएलोकेटेड, यानी 25% का आवंटन नहीं हुआ था। दोस्तों, गंगा समझौते के बाद दूसरी नदियों के अध्ययन के विशेषज्ञों की एक साझा समिति गठित की गई, और इस समिति ने तीस्ता को अहमियत देते हुए वर्ष 2000 में, कब, वर्ष 2000 में इस समझौते का प्रारूप पेश किया गया, और 2010 में दोनों देशों ने समझौते को अंतिम प्रारूप की मंजूरी दी। लेकिन 2011 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, तो वह जो है ढाका के दौरे के दौरान दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व के बीच इस नदी के पानी के बंटवारे के एक नए फार्मूले पर सहमति बनी। हालांकि ममता बनर्जी के विरोध, चूंकि उसमें मंत्रालय में थी, विरोध की वजह से यह फार्मूला भी परवान नहीं चढ़ सका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह मुद्दा लगातार यहाँ पर 2011 में 42.5% इंडिया और बांग्लादेश 37.5, बट बनर्जी अपोज इट, और इस तरह से यह निर्णय नहीं हो पाया। तो कहने का यही मतलब है कि तीस्ता नदी का यह जो है, यह तीस्ता कूटनीति के माध्यम से अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत आई हुई हैं, तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि यह डिस्प्यूट खत्म हो सकता है अगर दोनों देश, क्योंकि दोनों देशों के संबंधों में ये बहुत बड़ा रोड़ा है। तो यह तीस्ता नदी कहाँ से आती है, तो ये देख सकते हैं तीस्ता नदी आ रही है सिक्किम से, और यह यहाँ पर देख सकते हैं जेमू ग्लेशियर से होते हुए आती है। ये कहा जाता है कि यह अगर देखा जाए तो ये जमुना में मिल रही है, यानी यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट है, ये हिल्सा मछली है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। डार्क स्काई रिजर्व किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? खगोलीय प्रेक्षणों को सुगम बनाना, एकदम सही है। निशाचर या रात्रिकालीन पक्षी प्रजातियों की रक्षा करना, यह भी एकदम सही है। खगोल विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देना, यह भी एकदम सही है। तो दोस्तों, ये जो डार्क स्काई रिजर्व है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक है आपके लिए कि ये जो डार्क स्काई रिजर्व जिसे कहते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, यह समूह कह सकते हैं इंटरनेशनल डार्क स्काई समूह, जिसे IDSA कहते हैं, यानी इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व के प्रमाणन के लिए किसी साइट को नामांकित कर सकते हैं। और दोस्तों, 5 नामित श्रेणियां होती हैं, यानी इंटरनेशनल डाई स्काई पार्क, समुदाय, रिजर्व, अभ्यारण्य और शहरी नाइट स्काई प्लेस। तो 5 इसमें नामित थे, जिसमें से रिजर्व की बात की जा रही है। दोस्तों, प्रमाणन प्रक्रिया एक साइट के समान है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल टैग से सम्मानित किया जा रहा है या बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, IDSA ने कहा है कि 2001 से लेकर के 2022 के बीच वैश्विक स्तर पर 195 साइटों को अंतर्राष्ट्रीय डार्क स्काई प्लेस के रूप में मान्यता दी गई है। तो भारत अभी भी IDSA के लिए अपना नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में है। और इस तरह से लद्दाख, दोस्तों, यह जो कि इसके बारे में पता ही होगा कि 2019 में जम्मू कश्मीर से यह निकलकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, और इस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को भी खत्म किया गया। तो देश के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना का प्रयास कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में किया है, और यह 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है हनले डार्क स्काई रिजर्व, जो कि चांगथांग, इससे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं इसके बारे में। तो चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर यह आएगा। और दोस्तों, यहां पर जो ये हनले है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक हनले के प्राचीन आकाश के माध्यम से एक्सोप्लैनेट, आकाशगंगाओं और सितारों का अध्ययन करने के लिए मौजूदा गामा किरणें, ध्यान रखेंगे, मौजूदा गामा किरणें
एक इंफ्रारेड और एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप का उपयोग करके खगोलीय अवलोकन कर रहे हैं और इस डार्क स्काई रिजर्व को स्थापित करने का औपचारिक निर्णय तो इस साल जून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी आईआईए बेंगलुरु, लद्दाख यूनियन टेरिटरी और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के अधिकारियों के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया गया था। तो दोस्तों यह तीनों कथन सही है, अतः उत्तर क्या बताया था? डी होगा। तो इससे संबंधित भी यहां पर देख सकते हैं यह खबर आई हुई है और यह इस तरह का इसमें बनाया जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसे पीएम श्री कहते हैं, एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है। दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है और इस योजना के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने के लिए मॉडल स्कूलों की पहचान की जाती है और उनका पोषण किया जाता है। यह भी कथन एकदम सत्य है। यह अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और अपने आसपास के अन्य स्कूलों को भी मेंटरशिप प्रदान करेंगे। तो इस तरह से तीसरा कथन अतः आंसर डी होगा, यानी इसमें तीनों कथन सही हैं। तो दोस्तों यह इसमें कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। तो इस मौके पर प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसे पीएम श्री कहते हैं, याद रखेंगे, इसे पीएम श्री योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों को डेवलप और अपग्रेड करने का ऐलान किया। दोस्तों पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा, जिसमें आधुनिक तकनीक, स्मार्ट क्लासेस डेवलप किए जाएंगे, स्पोर्ट्स एंड आधुनिक अवसंरचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो इस तरह से यह शिक्षक दिवस पर यह निर्णय लिया गया। तो इस तरह से यह भी महत्वपूर्ण था दोस्तों। इससे संबंधित यह खबर आई हुई है इंडियन एक्सप्रेस में और यह योजना शुरू की गई है। अब बढ़ते हैं 2021 में आए हुए प्रश्न की ओर। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1857 के विद्रोह का, या 1921 का मोपिला विद्रोह, या 1959-86 का नील विद्रोह, या 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह? तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा बिरसा मुंडा का विद्रोह। तो उत्तर क्या हो गया? इसका डी होगा। तो बिरसा मुंडा दोस्तों 1874 से लेकर के 1900 तक यह इनका रहा है समय और एक बटाईदार के यह बेटे थे, जिसने प्रचारकों से कुछ सीखा और शिक्षा प्राप्त की। और बिरसा अपनी पारंपरिक जनजाति रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का वह आलोचक बन गया और उन्होंने मुंडा समुदाय से अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई, जैसे पशु बलि ये सब दी जाती है, आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में इसे दिया जाता है, तो इन सब को त्यागने और पवित्र उपवन में आदिवासी परंपरा को बनाए रखने का इन्होंने आह्वान किया। तो दोस्तों यहाँ पर बिरसा ने भूमि में मुंडा शासन स्थापित करने के लिए एक विद्रोह की घोषणा की। तो इस विद्रोह को ही उलगुलान कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इस विद्रोह को ही उलगुलान कहा जाता है। और इस तरह से जो है यह उलगुलान, जिसका अर्थ यह है कि ग्रेट ट्यूमुल्ट, यानी सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोहों में से एक था। तो दोस्तों क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 1899 की बात है, यानी 1899 में बिरसा ने तलवारों, भाले और युद्ध कुल्हाड़ियों और धनुष तथा तीर से लैस 6000 मुंडाओं की एक सेना इकट्ठा की और विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशनों, अधिकारियों, गिरजाघरों और प्रचारकों पर हमला शुरू कर दिया। तो इस तरह से फरवरी 1900 की शुरुआत में उन्हें पकड़ लिया गया और जून में जो है जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में। हम बात करेंगे आज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसे पीएमआई कहते हैं। दोस्तों यह द हिंदू में आई हुई खबर है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है? तो यह जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक सेहत को मेजरमेंट करने का एक बहुत अच्छा संकेतक है। दोस्तों इसके जरिए किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है और पीएमआई सेवा क्षेत्र समेत निजी क्षेत्र की अनेक गतिविधियों पर आधारित होता है और इसमें शामिल तकरीबन सभी देशों की तुलना एक जैसे मापदंड से होती है।
दोस्तों पीएमआई का मुख्य मकसद इकोनॉमी के बारे में पुष्टि जानकारी को आधिकारिक आंकड़ों से भी पहले उपलब्ध कराना है, जिससे अर्थव्यवस्था के बारे में सटीक संकेत पहले ही मिल जाते हैं। तो पीएमआई कुल मिलाकर के 5 प्रमुख कारकों यानी नए ऑर्डर, इन्वेंट्री स्तर, प्रोडक्शन, सप्लाई डिलीवरी और रोजगार वातावरण इसमें शामिल होता है। तो आमतौर पर बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग माहौल का पता लगाने के लिए ही पीएमआई का सहारा लिया जाता है। दोस्तों परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को 1948 में 1948 में अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट ने शुरू किया, जो सिर्फ अमेरिका के लिए कार्य करती थी, जबकि मार्केट ग्रुप दुनिया के अन्य देशों के लिए काम करती है, जो 30 से ज्यादा देशों में यह काम करती है। तो यह दुनिया भर में कारोबारी गतिविधियों के लिए सबसे ज्यादा देखा जाने वाला यह सूचकांक है। तो दोस्तों यह कैसे कार्य करता है अगर देखा जाए तो परचेजिंग मैनेजर जो इंडेक्स है एक मिश्रित सूचकांक होता है, जिसका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, ये ध्यान रखेंगे कि स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। और यह अलग अलग कारोबारी पहलुओं पर मैनेजरों की राय के आधार पर यह प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें हजारों मैनेजरों के उत्पाद, नए ऑर्डर, उद्योगों की उम्मीदें, आशंकाओं और रोजगार से जुड़ी हुई राय ली जाती है। इसके साथ ही मैनेजरों से पिछली माह की तुलना में नई स्थिति पर राय और रेटिंग देने के लिए कहा जाता है, जिसके आधार पर इसको प्रत्येक माह जारी किया जाता है। और दोस्तों पीएमआई आंकड़ों में 50 को आधार माना जाता है, साथ ही इसका जो जादुई आंकड़ा भी इसे माना जाता है, यानी 50 से ऊपर है तो पीएमआई आंकड़ों को कारोबारी गतिविधियों के विस्तार के तौर पर देखा जाता है, जबकि अगर 50 से नीचे है तो कारोबारी गतिविधियों में नकारात्मक यानी गिरावट का तौर देखा जाता है। यानी 50 से ऊपर या नीचे पीएमआई आंकड़ों में जितना अंतर होगा, कारोबारी गतिविधि में क्रमशः उतनी ही वृद्धि और कमी होगी। तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए पीएमआई का आंकड़ा जो लिया जाता है, सर्विस पीएमआई में 6 उद्योगों को शामिल किया गया है, जिसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, बिजनेस सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज, कंप्यूटिंग एंड आईटी एंड होटल व रेस्टोरेंट शामिल हैं। तो दोस्तों क्या है पीएमआई, ये तो आप जान गए। क्या इकोनॉमी पर यह कैसे डालता है असर? तो पीएमआई की प्रासंगिकता पीएमआई सूचकांक को मुख्य सूचकांक माना जाता है। दोस्तों यह किसी खास सेक्टर में आगे की स्थिति का भी संकेत देता है, क्योंकि यह सर्वे किस पर मंथली होता है, यानी मासिक आधार पर होता है। तो इस तरह से इसमें हर महीने इसे पता चलता रहता है। तो इस तरह से इस क्या होगा कि इससे आय में बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि आर्थिक गतिविधियों में उछाल आएगा या नहीं। हालांकि सवालों के वास्तविक जवाब पर यह निर्भर करता है। तो तिमाही आधार पर इन जवाबों का विश्लेषण किया जाता है, और जो लोग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं उनके लिए पीएमआई काफी महत्वपूर्ण सूचकांक है। और देखा जाए तो पीएमआई इकोनॉमी में सेंटीमेंट को भी दर्शाता है। तो पीएमआई बेहतर होना इकोनॉमी में उत्साह का संचार करता है। अर्थव्यवस्था पर इसका आमतौर पर महीने की शुरुआत में पीएमआई आंकड़ा जारी होता है, जिसे जीडीपी वृद्धि दर से पहले जारी किया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण लेख था। इसके साथ ही एक प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। जो पीएमआई है यह जो है सर्वप्रथम किस देश में स्टार्ट किया गया था? दोस्तों एक प्रश्न और है कि तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।